हेलो दोस्तों। जय हिंद। दोस्तों, आपके अपने चैनल स्टडी पॉइंट बीआरपी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी जो है दिल्ली पुलिस का जो एग्जाम चल रहा है, ठीक है ना, कांस्टेबल वाला। तो आज 5 जनवरी है, ठीक है ना, 5 जनवरी 2026, ठीक है ना। तो हम जो है सेकंड शिफ्ट का इसका एनालिसिस करने वाले हैं, ठीक है ना। तो अगर दोस्तों नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप इसका बेनिफिट ले सकें, ठीक है ना। तो आइए दोस्तों, देरी न करते हुए क्वेश्चनों को दे देते हैं, किस प्रकार से क्वेश्चन जो है एग्जाम में आए हुए थे आज सेकंड शिफ्ट में, ठीक है ना। तो देखिए दोस्तों, लिखा है प्रश्न है कि भारत की तीसरी पंचवर्षीय योजना, जो कि 1961 और 1966 तक चली थी, की विफलता का मुख्य कारण क्या था। यहाँ पर लिखा है 1962 में चीनी आक्रमण, भारत चीन युद्ध, या इंडो पाकिस्तानी वाहिनी भारत पाकिस्तान युद्ध जो कि 1965 में हुआ, या गंभीर सूखा 1965-1966 के बीच में जो हुआ। और ऑप्शन देखिए अगला क्या कि उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों, उपर्युक्त सभी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। क्यों? क्योंकि 1965 में युद्ध का कारण भी था, सूखा पड़ जाने के कारण वो भी दिक्कत थी, और भारत चीन युद्ध भी हुआ, ठीक है ना। क्योंकि इसी समय जो है लाल बहादुर शास्त्री जो है, कौन? लाल बहादुर शास्त्री देश के प्रधानमंत्री थे, ठीक ना। 1900 जो है 62 में के बाद जो है 62-64 में जो है उनकी जो है कि चीन युद्ध के बाद जो है भारत चीन युद्ध के बाद जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो जाती है, तो इसके बाद लाल बहादुर शास्त्री देश के प्रधानमंत्री बनते हैं। तो उन्होंने एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान, ठीक है ना। अगला प्रश्न दोस्तों, लिखा है मुद्रा स्फूर्ति को किस प्रकार की परिभाषित किया जाता है। यहाँ पर आपके सामने ये ऑप्शन दिए गए हुए थे। ऑप्शन है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, वस्तुओं और सेवाओं के सामान्य मूल्य पर स्तर में निरंतर वृद्धि है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक। आइए देखते हैं थोड़ा इसके बारे में कि जब कीमतें बढ़ती हैं तो पैसे का मूल्य घटता है, जिससे क्रय शक्ति कम हो जाती है ना। जिसे मुद्रा स्फूर्ति भी कहते हैं, ठीक है। इसे तात्पर्य किसी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं के सामान्य मूल्य स्तर में निरंतर वृद्धि से है। इसका परिणाम यह होता है कि समय के साथ मुद्रा की क्रय शक्ति कम हो जाती है, यानी एक ही राशि से पहले के मुकाबले कम सामान खरीदा जा सकता है, ठीक है ना। यह एक सतत प्रक्रिया है, ना कि किसी एक वस्तु के दाम में एक बार की वृद्धि है, ठीक है ना। अगला प्रश्न दोस्तों, लिखा है दिल्ली सल्तनत के सैयद वंश का संस्थापक कौन थे। आपके सामने ये ऑप्शन है, मुबारक शाह और मोहम्मद शाह, खिज खा, या अलाउद्दीन आलम शाह, ठीक है ना दोस्तों। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है खिज खां, ठीक ना, खिज्र खां है। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट ऑप्शन है। आइए देखते हैं। देखिए कि तैमूर ने खिज खां को सुल्तान मुल्तान का अध्यक्ष नियुक्त किया था। मुल्तान है, ठीक ना, मुल्तान का अध्यक्ष नियुक्त किया। उन्होंने दिल्ली पर कब्जा कर लिया और वर्ष 1414 में सेन वंश की स्थापना की है, ठीक है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। और अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के वर्तमान डिप्टी गवर्नर हैं, जो पहले भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई के प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यरत थे, ठीक है ना। ये ऑप्शन है आपके सामने दोस्तों, ठीक ना। जाला श्रीनिवासु शेट्टी है कि शक्तिकांत दास है कि स्वामीनाथन जानकी रमन है कि मिस्टर डेवराट पटरा है, ठीक है ना। तो ये आपके सामने ऑप्शन है, ये हिंदी में जो है दिए हैं, ठीक है ना। ये ऑप्शन इसका, ठीक है ना। तो आप लोग इसको देखिए। तो दोस्तों ये जो है ये आपके स्वामीनाथन जानकी रमन है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर सी जो करेक्ट है, इसका नीचे नहीं दिया है। और अगला प्रश्न देखिए, हिंदी में नहीं दिया, लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करंट डिप्टी गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है ना। हुज नेम इंक्लूड्स मुर्मू, ठीक, जिनका नाम, तो इनका जो नाम है वो हुज नेम इंक्लूड मुर्मू, जिसके मतलब वो है ना। तो यहाँ पर देखिए श्रीश चंद्र मुर्मू, ठीक ना। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट है इसका। अगला प्रश्न दोस्तों कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी का पहला अधिवेशन कब हुआ।
नहीं, कहाँ हुआ, कब नहीं, कहाँ हुआ। यहाँ पर लिखा ऑप्शन ए है कोलकाता, मद्रास, मुंबई, पुणे। तो ये दोस्तों मुंबई, क्योंकि कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी वो 1885 में हुई थी, ठीक है ना। 1885 में कांग्रेस की स्थापना जो मुंबई में हुई थी। देखिए, स्थान का गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कालीन मुंबई कालीन जो बॉम्बे है वो 28 दिसंबर 1885 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसकी अध्यक्षता में जो पहले अध्यक्ष हैं वो कौन है, व्योमेश चंद्र बनर्जी, जिसे डब्ल्यू सी बनर्जी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक ना। प्रतिभागी इसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जिनमें से अधिकांश वकील थे। पृष्ठभूमि क्या है, यह अधिवेशन मूल रूप से पुणे में प्रस्तावित था, लेकिन हैजा फैलने के कारण इसे मुंबई में स्थानांतरित कर दिया गया, ठीक है ना। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। और अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने कि निशानेबाजी के लक्ष्य के मध्य बिंदु को क्या कहा जाता है। बर्ड्स आई, ठीक है ना, बुल्स आई की डेड सेंटर की ईगल आई, ठीक है ना। तो इससे क्या कहते हैं, बुल सेंटर, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट होगा इसका, है ना। और अगला प्रश्न दोस्तों लिखा है अम्बुबाची मेला, ठीक है ना। अम्बुबाची मेला भारतवर्ष मौसम किस मौसम में आयोजित होता है। शीत ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु, मानसून या वर्षा ऋतु में, या बसंत ऋतु में, ठीक है। ये दो मानसून वर्षा, यानी ऑप्शन नंबर का सी जो है करेक्ट होगा, ठीक है ना। आप लोग इसको याद रखिएगा। अब देखिए समय देख लीजिए, यह मेला हर साल जून के मध्य में लगभग 22 जून से 26 जून के बीच लगता है, ठीक है ना। जो भारत में मानसून की शुरुआत का समय होता है। फिर स्थान का या असम के गुवाहाटी में स्थित कामाख्या देवी मंदिर में मनाया जाता है, ठीक। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। और अगला प्रश्न दोस्तों कि पंडावनी, ठीक है ना, पंडावनी फोक डांस सिंगिंग स्टाइल से रिलेटेड जो मतलब जो पांडवानी जो क्या है पारंपरिक लोक नृत्य है, ठीक ना। लोक नृत्य जो है, लोक नृत्य है, ये कहाँ से रिलेट करता है, ठीक ना। ये किस स्टोरी से रिलेट करता है, ये आपके सामने कि महाभारत से, कि पूर्व नृत्य से, कि कथक से, ठीक। तो ये दोस्तों महाभारत से रिलेटेड करता है, ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट होगा इसका। अब देखिए पांडवानी, क्योंकि आप लोग समझिए कि पांडव से बना है, क्योंकि महाभारत में आप देखते हैं ना पांडव, तो वहां से लिया गया है, ठीक है। पांडवानी शब्द का अर्थ पांडवाणी, जिसका मतलब है पांडवों की कहानी या महाभारत की कथा। इस लोक कला में गायक संगीत और भावपूर्ण हाव भाव के साथ प्राचीन भारतीय महाकाव्य महाभारत की कहानियों का वर्णन करते हैं, ठीक है ना। तीजन बाई इस शैली की एक प्रसिद्ध कलाकार हैं, जिन्होंने इसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति जो है दिलाई है, ठीक ना। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने कि भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। आपके सामने दिया ऑप्शन पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश है दोस्तों। तो ये कौन है, ये उत्तर प्रदेश है, ठीक है ना। कौन है, उत्तर प्रदेश। और अगला प्रश्न दोस्तों, भारत के संविधान का 61वां संशोधन अधिनियम 1988 किससे संबंधित है। तो आपके सामने ये ऑप्शन दिए तो इसमें से जो एक ऑप्शन था करेक्ट था, दिया हुआ था कि मतदान की आयु को जो है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। कब हुआ था दोस्तों, ये 1900 यहाँ पर दिया 1988 में, ठीक है। 61वां संविधान संशोधन के तहत हुआ था। तो आप लोग इसको याद रखिएगा, है ना। और अगला प्रश्न दोस्तों, पानीपत के प्रथम युद्ध 1526 में बाबर ने किसको हराया था। आपके सामने है राणा सांगा, इब्राहिम लोधी या हेमू या शेरशाह सूरी। दोस्तों इसको हराया था इब्राहिम लोधी को, ठीक है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। और देख लीजिए बाबर के जो इसमें देखिए दिया कि नहीं, 21 अप्रैल जो है 1526 को उन्होंने हराया था, ठीक है ना। और देख लीजिए इसके बाद देखते हैं क्या परिणाम क्या हुआ। इस जीत के साथ ही भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई। मुख्य कारण क्या था, बाबर की जीत का मुख्य कारण उसकी कुशल सैन्य नेतृत्व और भारत में पहली बार बारूद यानी गन पाउडर और तोपों यानी आर्टिलरी का बड़े स्तर पर उपयोग था, ठीक है ना। और क्या था, निशानेबाजी लक्ष्य के मध्य बिंदु। तो दोस्तों आइए देख लेते हैं बाबर के जो और युद्ध थे उनके। तो
बाबर का जो युद्ध हुए, एक हुआ 1526, अब ये तो दिया ही है 1527 में, ठीक है ना। 1527 में खानवा का युद्ध हुआ, ठीक है, खानवा का युद्ध हुआ 1527 में। ये किसके किसके बीच में हुआ? ये बाबर और सांगा, है ना। बाबर और ये जो राणा सांगा है, राणा सांगा, ठीक है ना, इनके बीच हुआ। और अगला फिर देख लीजिए, अगला जो युद्ध हुआ वो 1528 को हुआ, ठीक है ना, 1528 को। और ये कौन सा युद्ध था? और ये हुआ चंदेरी का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, ठीक है ना। तो चंदेरी का युद्ध जो हुआ, ये हुआ 1528 ईस्वी में। तो ये किसके किसके? बाबर, एक तरफ बाबर, दूसरी तरफ मेंदिनी राय, ठीक ना। इसके बीच में मेंदिनी राय, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। अब एक अंतिम युद्ध हुआ उसका 1529 में, ठीक है ना। ये किसके बीच में हुआ? बाबर और अफगानों के बीच में, ठीक ना, अफगानों के बीच में। इसमें बाबर विजयी रहा, ठीक है ना। अफगानों, इनमें सभी में जो है बाबर विजयी रहा, ठीक है ना, अफगानों के बीच में। और जो है इसी के बाद फिर 1530 में बाबर की जो है मृत्यु हो जाती है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। आइए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। ये दिया है कि बाब अल मंडेब जल डमरू, ठीक है ना, निम्नलिखित में से किन दो जल निकायों को जोड़ता है? आपके सामने ये ऑप्शन है, भूमध्य सागर, ये लाल सागर और भूमध्य सागर, लाल सागर और आनंद की खाड़ी यानी अरब सागर और बंगाल की खाड़ी। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट होगा, लाल सागर और आनंद की खाड़ी यानी अरब सागर, ठीक ना। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। अब देखिए इसका को देख लेते हैं कि जल डमरू लाल सागर जो है का अनंत की खाड़ी जोड़ता है, जो आगे चलकर हिंद महासागर अरब सागर का हिस्सा है, जो स्वेज नहर के माध्यम से भूमध्य सागर जोड़ने के कारण विश्व एक रणनीतिक और महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग, जिसे आंसुओं का द्वार, ठीक ना, भी कहा जाता है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों कि सितवे बंदरगाह जिसे काला दिन मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट, ठीक है ना, इस प्रकार के जो है क्वेश्चन आए हुए थे। तो आप लोग याद रखिएगा इसको कि हिस्से के रूप में विकसित किया गया है, किस देश में स्थित है। आपके सामने ये ऑप्शन दिए थे, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, और एक ऑप्शन दिया श्रीलंका। इसका जो ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट होगा, म्यांमार, ठीक ना। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। और अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने दिया है कि गोदावरी नदी, ठीक है ना, गोदावरी नदी जो है, गोदावरी नदी सबसे पहले किस राज्य में निकलती है? ठीक ना, गोदावरी नदी, ठीक ना। आपके सामने ये ऑप्शन दिए हैं, तेलंगाना, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, ठीक है। तो दोस्तों ये महाराष्ट्र से निकलती है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट होगा। और एक्सप्लेनेशन में क्या, गोदावरी नदी महाराष्ट्र के नासिक जिले में त्र्यंबकेश्वर के पास ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है, ठीक ना। इसे दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं, ठीक ना। तो आप लोग याद रखना इसको। और अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने कि सीई सेठी हाल ही में किस बैंक संस्था में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए जाने जाते हैं? आपके सामने ये ऑप्शन दिए गए थे, ये दोस्तों जो है एसबीआई, भारतीय स्टेट बैंक के जो है भूमिका के लिए जाने जाते हैं। भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई के पूर्व डिप्टी एमडी थे और आरबीआई बोर्ड के सदस्य भी थे। तो आप लोग इसको याद रखेगा। और अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने कि द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी, जो भारत में ब्रिटिश शासन के अंधेरे युग ने डार्क इरा का वर्णन करती है? तो ये आपके सामने ऑप्शन है, इसको किसने लिखा था? शशि थरूर ने। ऑप्शन नंबर जो है इसका सी जो करेक्ट होगा। और अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने कि प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य शिल्पदिक्कारम की रचना किसने की है? इसको किसने की है दोस्तों? इलांगो अडिगल ने, ठीक ना। ऑप्शन नंबर जो भी करेक्ट है। और अगला प्रश्न दोस्तों कि भारत के दक्षिण पश्चिम तट को किस नाम से जाना जाता है? ठीक ना, आपके सामने ये ऑप्शन दिए हैं, ये दोस्तों मालाबार तट के नाम से जाना जाता है, ठीक ना। कोरोमंडल जो है दोस्तों, ये कोरोमंडल ये तमिलनाडु वाला जो हिस्सा है ना, इस तरह कोरोमंडल कहते हैं। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। ये वाला कोरोमंडल कहलाता है, ये वाला हिस्सा ये क्या कहलाता है? ये
मालाबार तट है, ठीक है। ये जो है पूछ क्या वाला रहा, पूछ रहा है दक्षिण, दक्षिण और पश्चिम ये वाला हिस्सा पूछ रहा है, तो इसका मतलब जो है डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, ठीक ना। तो आप लोग याद रखिएगा। देखिए मालाबार तट भारत के दक्षिण पश्चिम भाग में अरब सागर के किनारे गोवा, दक्षिण से कन्याकुमारी तक फैला हुआ, जिसमें कर्नाटक और केरल राज्य शामिल है, ठीक ना। तो आप लोग याद रखिएगा। अल्बर्ट, देखिए अगला प्रश्न है, अल्बर्ट बिल किससे संबंधित है? तो ये दोस्तों संबंधित भारतीय न्यायाधीशों को यूरोपीय अपराधियों पर मुकदमा चलाने के अधिकार से, ठीक ना। ऑप्शन नंबर जो है सी करेक्ट है इसका। और अगला प्रश्न दोस्तों कि इस बिल का मुख्य उद्देश्य भारतीय न्यायाधीशों और मजिस्ट्रेटों को जिला स्तर पर यूरोपीय ब्रिटिश अपराधियों पर आपराधिक मामलों में मुकदमा चलाने का अधिकार देना था, जो पहले संभव नहीं था, ठीक ना। अगला प्रश्न दोस्तों, काला आदि मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट का मुख्य हिस्सा सिंटवे बंदरगाह किस देश में स्थित है? ये अभी आपने पढ़ा था, तो क्या म्यांमार में, आपको याद रखिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों कि हु इज द ऑथर ऑफ द बुक, यानी लिखा है, यानी इस बुक के लेखक कौन है? बुक का नाम है नेवर लेट मी गो, ठीक। तो ये आपके सामने ये ऑप्शन दिए कि सलमान रुश्दी है, कि कजो इसी ग्रोह है, कि अरुंधति राय, की विक्रम सेठ। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, कजो इसी ग्रोह, ठीक ना। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने, प्रित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो ये आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं, चार्ल्स कोरिया, वीवी दोषी, ठीक ना, हाफिज कंट्रैक्टर या राज रेवाल। ये दोस्तों बीवी दोषी है, ठीक ना। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। देखिए जो बीवी दोषी हैं, बालकृष्ण विठल दास इनका पूरा नाम है, ठीक। दोषी जो है को वर्ष 2018 में इस प्रतिष्ठित सम्मान से नवाजा गया था, और प्रित्जकर पुरस्कार को आर्किटेक्चर का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। और अगला प्रश्न दोस्तों कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है? ठीक, भारत की रैंक देख लीजिए, किसमें है पूछ रहा, वो किसमें रहा, तो हैप्पीनेस इंडेक्स में, ठीक ना, खुशहाली में। तो भारत का इंडेक्स कितना है? यहाँ पर देखिए ऑप्शन नहीं थे, ऑप्शन ऐसे दिए थे, तो इसका जो बाकी होगा कितना, 118, ठीक ना। हैप्पीनेस इंडेक्स में जो भारत का स्थान है वही 100 कितना है, 18 है। तो दोस्तों आइए देख लेते हैं, और जो है और इंडेक्स को भी देख लेते हैं। जैसे देखिए दोस्तों पहले मान लीजिए जैसे 38 जो है ये किसमें है, जैसे ये है किसमें, ये इनोवेशन में, यानी नवाचार में, नवाचार में, इसको आप लोग याद रखिए। नवाचार नवाचार मतलब इनोवेशन में, और देखिए 96 जो है करप्शन में, करप्शन है उसमें भारत का स्थान कितना है, ये कितना है, 96, ठीक है ना। और जो 102 में है, 102 किस में है, 102 ये जो हंगर इंडेक्स में, ठीक ना, इसमें है हंगर इंडेक्स, वैश्विक वर्ल्ड वर्ल्ड हंगर इंडेक्स में जो भारत का स्थान है, ठीक ना, 102 है। और देखिए जो 115 है ये पीस में है, ठीक ना, शांति में, शांति में भारत का स्थान कितना है, 115 है। और खुशहाली तो आप देख लीजिए 118 है, ठीक ना, हैप्पीनेस में। और 128 देख लीजिए ये किस में है, 128 जो है दोस्तों ये इकोनॉमिक्स स्वतंत्रता में, ठीक ना, इकोनॉमिक्स स्वतंत्रता आप लोग याद कर लीजिएगा। और देखिए दोस्तों, और देखिए जो 130 है ये एच डी आई मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में, ठीक ना। और 131 जो है ये जेंडर गैप में है, ठीक ना, इसमें जेंडर गैप में। तो आप लोग इसको भी याद रखना। और देख लीजिए एक और है क्या, 151, 151 किसमें है, प्रेस स्वतंत्रता में, ठीक ना। तो आप लोग याद रखना प्रेस स्वतंत्रता में, तो आप लोग याद रखना, ठीक। आइए चलते हैं दोस्तों अगला प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न पर दिया है ना, 147 देश में जो है 118 स्थान प्राप्त किया हुआ। अगला प्रश्न कराईकल, ठीक ना, कराईकल दशहरा मुख्य रूप से भारत के
किस शहर में आयोजित किया जाता है, ठीक ना। आपको बताना है दोस्तों, आपके सामने ये ऑप्शन दिए हुए हैं। केरल है, ठीक ना, केरल है, तमिलनाडु, पुडुचेरी, आंध्र प्रदेश और पुडुचेरी और आंध्र प्रदेश, ठीक ना। तो ये जो करेक्ट ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, पुडुचेरी, ठीक ना, जिसे पांडुचेरी भी कहते हैं, ठीक ना। आइए देखते हैं कि यद्यपि कराईकल जो है भौगोलिक रूप से तमिलनाडु के पास स्थित है, लेकिन प्रशासनिक रूप से यह पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश का एक हिस्सा है, ठीक ना। यदि विकल्प में पुडुचेरी न हो तो तमिलनाडु के निकटतम उत्तर माना जा सकता है, अन्यथा पुडुचेरी ही सही उत्तर है। और अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने कि भारतीय संसद के दो सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल हो सकता है, ठीक ना। आपके सामने ये ऑप्शन है 3 महीने का, 6 महीने का, 9 महीने का, 1 वर्ष का। ये दोस्तों 6 महीने का अंतराल हो सकता है। और दोस्तों क्या है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद ये लिखा है कि 85 के अनुसार राष्ट्रपति संसद के प्रत्येक सदन को इस प्रकार बुलाते हैं कि एक सत्र में उसकी पिछली बैठक और अगले सत्र में उसकी पहली बैठक के लिए निर्धारित तिथि के बीच में 6 महीने का अंतराल ना हो, ठीक है। ठीक। अब देखिए दोस्तों, लिखा है कि ईमेल में अगला प्रश्न है कि ईमेल में विषय यानी सब्जेक्ट का मुख्य कार्य क्या है, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन आपके सामने दिए दोस्तों। ईमेल में फाइल को जोड़ना है, कि प्राप्तकर्ता को ईमेल खोलने के लिए प्रेरित करने, विषय वस्तु को संक्षिप्त सारांश देना, या सी नंबर ऑप्शन एक ईमेल भेजने वाला का नाम लिखना, डी है ईमेल की भाषा बदलना। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट होगा, कि प्राप्तकर्ता को ईमेल खोलने को प्रेरित करना और विषय वस्तु को संक्षिप्त सारांश देना, ठीक है ना। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। और अगला प्रश्न दिया दोस्तों कि प्रसिद्ध मयूर सिंहासन का निर्माण किस मुगल सम्राट ने करवाया था। आपके सामने दिया ऑप्शन दोस्तों, अकबर ने, कि जहांगीर, कि शाहजहां, की औरंगजेब। तो दोस्तों शाहजहां ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट होगा। इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए कि जो मयूर सिंहासन का निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां ने 17वीं शताब्दी की शुरुआत लगभग 1634 ईस्वी में शुरू होकर 7 साल पूरा हुआ में करवाया था, ठीक है ना। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। यह सोने और रत्नों से जड़ा हुआ था, जिसमें प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा भी जड़ा था, ठीक है ना। इसे दिल्ली के लाल किले के दीवान एक खास में रखा गया था, ठीक है ना। 1739 में देखिए नादिर शाह के भारत पर आक्रमण करने के दौरान इसे लूटा गया और ईरान से ले जाया गया, ठीक। अगला प्रश्न दोस्तों कि 2010 का युवा ओलंपिक कहाँ खेला गया था। तो ये दोस्तों सिंगापुर में, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट होगा। देखिए 2010 का पहला युवा ओलंपिक खेल सिंगापुर में आयोजित किया गया था, जो कि ग्रीष्मकालीन युवा ओलंपिक खेल था, ठीक है ना। और जो पहला संस्करण था, और 14 से 26 अगस्त तक 2010 तक चला था, ठीक है ना। और देखिए स्थान का सिंगापुर 14 से 14 अगस्त 26 अगस्त तक चला था। विशेषतः यह पहला युवा ओलंपिक खेल था जिसका उद्देश्य युवा पीढ़ी को खेलों से जोड़ना और ओलंपिक मूल्यों को बढ़ावा देना, ठीक है ना। अगला प्रश्न दोस्तों कि 2024 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन थे। तो ये कौन थे दोस्तों, एक नाथ शिंदे थे, ठीक ना। ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट है, ठीक। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। तो दोस्तों इतने क्वेश्चन जो है मिले थे, ठीक है ना दोस्तों। तो दोस्तों अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, और ताकि वीडियो की जो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे, ठीक है दोस्तों। और चैनल को लाइक और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों तक, ठीक है ना। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।